Welcome to Economy by Ria. So today we are doing chapter number 9 of macroeconomics book, excess demand and deficit demand. एंड इसी से रिलेटेड दो टॉपिक्स और निकलते हैं जो कि है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप. So I hope that you'll be clear for the concept after watching this video. Let's start. So first is excess demand, right? तो एक्सेस डिमांड का क्या मतलब होता है? पहले तो आप ये बात क्लियर रखो अपने दिमाग में कि जो एज एन इकोनॉमिस्ट आप हर चीज़ को प्लान करने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स फोरकास्ट करते हो उस चीज़ को. तो आपने ऐसे ही प्लान कर रखा है कि कोई एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा आने वाले समय में और एक एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा. जहाँ ये दोनों मिलेंगे वहाँ इक्विलिब्रियम होगा, राइट? पर अब क्या होता है, जब ये प्लान आपने नेक्स्ट ईयर के लिए कर रखा है बट एक्चुअली कुछ और निकलता है आंसर, तो जो एक्चुअल और जो आपने प्लान कर रखा है इसके बीच के डिफरेंस को ही एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं. देखो क्या बोल रखा है कि एक्सेस डिमांड का मतलब होता है जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा निकली है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से. कौन सा वाला एग्रीगेट सप्लाई? ऐसे तो हर पॉइंट पे कोई ना कोई एग्रीगेट सप्लाई है. वो एग्रीगेट सप्लाई जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कॉरस्पॉन्ड करता है, मतलब उस समय का फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मान लो आपके इकोनॉमी में 5 बंदे हैं जो कैपेबल भी हैं काम करने के लिए और विलिंग भी हैं. तो जब इन पांचों को जॉब मिल जाएगी तो हम बोलेंगे ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है. ठीक है, तो इस लेवल से जितना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगा उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं. ठीक है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि आपको ऐसा लगा, आपने एंटिसिपेट किया, आपने फोरकास्ट किया था, उससे ज़्यादा ये एक्सेस डिमांड निकल के आ गई है. और क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसलिए क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन आ जाएगा. तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा गैप है इन्फ्लेशन का? तो जो इन्फ्लेशन का गैप है, जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल था जो पहले था और जो अब नया पॉइंट का इक्विलिब्रियम लेवल है, तो ओरिजिनल से जो ऊपर सीधी लाइन होगी जो गैप है उसको मार्किंग में देना है और उसको इन्फ्लेशनरी गैप आपको बोलना है. ठीक है, तो ओरिजिनल पॉइंट और जस्ट उसके ऊपर वाला जो न्यू पॉइंट निकल के आ रखा होता है उस वाले रीजन को आप इन्फ्लेशनरी कहोगे. बहुत बच्चे इधर से इधर भी मार्क कर देते हैं बट वो रॉन्ग है. ठीक है, आपको कंपैरिजन हमेशा बेस से करना होता है. बेस मतलब वो जो ओरिजिनल होता है. तो इन्फ्लेशनरी गैप का क्या मतलब है? इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये होता है कि देखो, वही मैंने आपको बात कही थी कि एक्चुअली जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा निकली है. कितनी? जो आपने सोच के रखी थी डिमांड के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगी. तो मतलब ये वाली आपने सोची थी, इसलिए हम इसको कई बार एक्स एंटे कह देते हैं, मतलब प्लान कर रखा है. और ये वाली डिमांड जो आपकी है वो एक्स पोस्ट है, मतलब आपने सोच रखा था कि अगले साल 50 एप्पल्स बिकेंगे, लेकिन बिक गए एक्चुअली में 70 एप्पल. तो वो जो 20 एप्पल्स हैं उनकी वजह से जो एक्स्ट्रा डिमांड हुई है, 20 की एक्स्ट्रा डिमांड हो रखी है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं. इन्फ्लेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्स्ट्रा डिमांड होने की वजह से प्राइसेस में राइज आ रखा है. ठीक है, तो जब आप एक्सेस डिमांड के बारे में डेफिनेशन लिखोगे तो आपने एक्सेस डिमांड क्या होगी? जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है. तो इसके रेफरेंस में आपने लिखना है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, पर जब आप इन्फ्लेशन का सप्लाई से कुछ लेना देना नहीं होता. ये जो इन्फ्लेशन है ये डिमांड की वजह से आया, इसलिए उसकी डेफिनेशन के अंदर दोनों बार डिमांड वर्ड ही आएगा, एग्रीगेट डिमांड. और कैसे कहोगे कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, फिर से मैं इसको एक शॉर्ट में तुम्हें लिख के दे देती हूँ यहाँ पे कि जब बात एक्सेस डिमांड की कहोगे तो तुम कहोगे कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. कौन से वाले का? एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर कभी इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेफिनेशन है तो इन्फ्लेशन प्योरली यहाँ पे डिमांड से रिलेटेड बात की गई है. तो आप कहोगे कि जब एक्चुअली में जितना डिमांड हुआ है वो जो आपने सोच रखा था, अब सोचने को क्या लिखोगे? सिंपल, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा हो जाए. ठीक है, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? प्राइस राइज में ज़्यादा होना.
अब उसके बाद उन्होंने बोल रखा है यहाँ पे रीजंस क्या है। रीजंस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत कॉमन लॉजिक बनेगा। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स एंड नेट एक्सपोर्ट। तो आपने वो सारे वेरिएबल्स देखने हैं जो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्या क्या इंक्रीज करेंगे, सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से, ठीक है, तो ये रहा हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ने से, तो दिस इज़ ये भी डन। नेट एक्सपोर्ट को कैसे खोल के लिखते हो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, सो एक्सपोर्ट बढ़ने से, तो यहाँ पे वो भी होगा। माइनस है इम्पोर्ट के आगे, ठीक है, तो माइनस जितना कम करोगे इसमें से उतना ये आंसर बढ़ के आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, फॉल इन इम्पोर्ट होगा। क्यों, क्योंकि आगे माइनस का साइन है ना, तो इस वेरिएबल का एग्रीगेट डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप चल रहा है, ये घटेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ सी। मैंने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको अभी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अपने दो पार्ट्स होते हैं। देखो कैसे होंगे, जैसे मैं इधर करके बताती हूँ कि जो आपकी कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन का एक तो है कि नॉर्मली आप अगर अपनी कंजम्पशन बढ़ाओगे तो भी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो इसका दूसरा रीज़न होता है वो टैक्सेस से रिलेटेड होता है। क्योंकि क्या होता है ना, कंजम्पशन में से जितना आपके पास इनकम आती है, जो भी आपके पास इनकम आती है उससे आप क्या पे करते हो, टैक्सेस। तो अगर आप टैक्सेस कम पे करोगे तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोज का मतलब क्या होता है, जो आपको फाइनली आप उसको यूज़ एंड थ्रो कर सकते हो, ठीक है। तो टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगी वो आपके पास बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो उससे भी आपका कंजम्पशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा और उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। तो इसलिए आंसर में डिक्रीज इन टैक्सेस भी है, ठीक है। ऑल्दो इस इक्वेशन के अंदर आपको क्लियरली कहीं भी टैक्स वर्ड नहीं नज़र आ रहा, बट इनडायरेक्टली टैक्सेस किसको अफेक्ट करता है, कंजम्पशन को इफेक्ट करता है। तो इसलिए आप यहाँ पे दोनों पॉइंट्स देखोगे तो इसमें एक पॉइंट में राइज इन प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी क्या होता है, बिहेवियर, है ना, कि भाई क्या बिहेवियर है आपका कंजम्पशन का। तो अगर आपका बिहेवियर ज़्यादा हो जाता है कंजम्पशन का तो भी कंजम्पशन बढ़ेगी, और टैक्सेस घट जाएंगे तो भी वो बढ़ जाएगी कंजम्पशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम। इनकम नहीं लिखना, डिस्पोजेबल, क्योंकि टैक्सेस पे करने के बाद जो आपके पास इनकम बचेगी। और सेवन्थ वाला पॉइंट क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है कि जब आरबीआई अपने खुद से नोट छापने लग जाए, प्रिंट करने लग जाए, तो फिर पैसे जाएंगे कहाँ, वो भी तो पब्लिक के पास ही जाएंगे। तो इसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है तो लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, ठीक है, तो इम्पैक्ट बहुत इजी है। इसके अंदर देखो, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चल रहे थे। यहाँ पे आपने नोट किया, जो आपने पहला वाला पॉइंट बनाया था वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। याद है मैंने कहा था 5 लोग हैं काम करने के, और पांचों के पांचों काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब तुम सोचो कि तुम इससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे 6, तो यहाँ तो इतने अवेलेबल ही नहीं है ना रिसोर्सेज, ये तो आउट ऑफ योर कैपेसिटी जा रहा है। तो इसलिए प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो जॉब नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बस फिर बढ़ेगा क्या, इन्फ्लेशन, दैट्स इट। तो ये कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा ही कैजुअल अप्रोच में इसको लेते हैं कि एक्सेस डिमांड हो रही है तो सब कुछ इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो और उसके बाद कोई भी आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ने वाली। तो इम्पैक्ट को बहुत ईजिली लिख कर आओ, इम्पैक्ट को 1 लाइन्स में भी लिख सकते हो, राइट। अब इसका उल्टा कर लो, बिल्कुल उल्टा। ये तो अगर पहला वाला कंसेप्ट आ गया तो दूसरे वाले कंसेप्ट में प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। डेफिसिट डिमांड में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ से खुद बनाओ, डेफिसिट डिमांड है तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बस ये 4 बातें आपको याद रखनी है। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट। अब इससे रिलेटेड क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अगेन डिमांड से रिलेटेड है, तो व्हेन योर एक्चुअल डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड, when your actual aggregate demand is less than the aggregate demand at full employment level. तो when this is a gap, when actual demand falls short, less भी लिख सकते हो, aggregate demand required to establish full employment level, ठीक है। अब उसके बाद डायग्राम मैं बनाना सिखा देती हूँ। डायग्राम इज सो ईजी। यहाँ पे देखो,
आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पैनल बनाना है और उस पैनल के अंदर 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बना देना है। यहाँ इस्टेब्लिश करो पॉइंट ई, ठीक है, मार्क आपने यहाँ पे कर दिया वाई स्टार। ये आपका एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। बट वो कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड कम होना, तो कम होने का मतलब है कि जब आप नेक्स्ट डॉटेड लाइंस लोगे तो उसको डाउनवर्ड, क्योंकि आप डेफिसिट डिमांड दिखा रहे हो, तो आप इसको ए डी डैश कर दो। तो ये आपका पॉइंट आ गया एफ, वाई नॉट, ठीक है, वाई वन भी कर सकते हो इसको। अब आप ओरिजिनल से न्यू वाले गैप को मिलाओ, इस गैप को आप बोलोगे डिफ्लेशनरी गैप। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि ये दोनों के आप ग्राफ्स बना रहे हो, और नीचे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आउटपुट के साथ तीनों लिखना है, IEO, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम। रीजंस जो सिखा रखे हैं सबको ऑपोजिट कर दो। अगर वैसा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इक्वेशन तो पता ही है, AD C प्लस आई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो फिर कंजम्पशन पहले इनको कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट घटाओ, गवर्नमेंट हटाओ, घटाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट को घटाओ, इम्पोर्ट को इंक्रीज करो, क्योंकि माइनस का साइन है तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट घट रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट रहा है, एक्सपोर्ट घट रहे हैं, सिर्फ क्या बढ़ रहा है इसके अंदर, इम्पोर्ट बढ़ रहे हैं। वापस से कंजम्पशन अभी सिखाया था, प्रोपेंसिटी घटेगी कि भाई आपकी शॉपिंग की आदत घट रही है, और टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, टैक्स बढ़ाओगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जो उनके बाद में टैक्स पे करने के बाद जो खर्चने की इनकम है वो कम रह जाएगी, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसका इम्पैक्ट इतना ईजी है, सब कुछ डाउनवर्ड जाना है, सब कुछ। आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट, लोग वर्कर्स को फायर कर देंगे क्योंकि आप आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो भी कम हो जाएगा। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, प्राइसेस डाउन चले जाएंगे। तो इसके अंदर तो सिंपल एक ही लाइन आपने फॉलो करनी है, सब कुछ डाउन, डेफिसिट इज डाउनवर्ड ट्रैक, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक्सेस डिमांड वर्सेस डेफिसिट डिमांड का डेफिनेशन देख लेना, मतलब डिफरेंस देख लो, ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। तो अब आपने कैसे इसको कंट्रोल करोगे, तो आप बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ने वाले हो वो दो टाइप की पॉलिसीज़ पढ़ोगे। एक पॉलिसी को कहोगे फिस्कल और एक को बोलोगे यहाँ पे मॉनेटरी। फिस्कल पॉलिसी कौन हैंडल करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास दो ही हथियार होते हैं, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है या टैक्सेस होता है। अच्छा, मैं एक इसमें टिप दे देती हूँ, दोनों का हमेशा इन्वर्स चलता है जनरली इन सिचुएशंस को ठीक करने में। मॉनेटरी में आपने मनी एंड बैंकिंग में कर रखा होगा, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। तो गवर्नमेंट्स, अब पहले देखो कि आपको, तो इन्होंने यही समझाया हुआ इसके अंदर कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है, चेंज इन टैक्सेस क्या होता है। अब कैसे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, पहले उसको समझने की कोशिश करो। एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है कि जो एक्चुअल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है सप्लाई से, तो आपको बेसिकली इस डिमांड को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करोगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दोगे, क्योंकि इस इक्वेशन को दोबारा यूज़ करो। अब तुम्हारा मेन गोल क्या है, इसको घटाना, एग्रीगेट डिमांड को, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटाओगे, ठीक है। तो आपने और टैक्सेस इंक्रीज करोगे, क्यों, क्योंकि जब टैक्स इंक्रीज होंगे तो सिंपल आंसर है डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी लोगों की, और इसका मतलब वो कंजम्पशन कम करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। बस इसी बात को आपको इंग्लिश में फ्रेम करके वहाँ लिख कर आना है। मनी सप्लाई आपको क्या करना पड़ेगा, कम, क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई इज लोगों के हाथ में कितना पैसा है, तो लोगों के हाथ में पैसा मत दो ताकि वो ना खर्चे उस चीज़ को। तो बैंक रेट बढ़ाना है सो दैट आगे लेंडिंग का रेट बढ़ जाए, रेपो रेट बढ़ाओगे सो दैट आगे लेंडिंग का रेट बढ़ जाए। उसके बाद OMO के अंदर क्या करोगे, सेल करोगे। सेल क्यों करोगे, क्योंकि जब RBI बॉन्ड के कागज़ लोगों को देगा तो बदले में उनसे क्या ले लेगा, पैसा ले लेगा। तो इन शॉर्ट मनी सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। रेपो रेट उल्टा चलता है, रिवर्स रेपो रेट के एकदम ऑपोजिट चलता है। LRR रिजर्व रेशियो बढ़ानी पड़ेगी सो दैट जो बैंक्स हैं वो आगे क्रेडिट कम दें, क्योंकि तुम्हें पता है रिजर्व रेशियो और क्रेडिट क्रिएशन का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप हो रहा है। ये ना मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ टॉपिक्स, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि तुम मनी बैंकिंग में ये वाले टॉपिक्स कर चुके हो,
ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, दैट मीन्स कि जो गैप, जो थोड़ा सा सिक्योरिटी गैप बैंक्स लेकर अपने पास रखते हैं वाइल गिविंग क्रेडिट, तो वो उसको रिटेन करेंगे। मॉरल सुएशन का क्या मतलब होता है कि जो आरबीआई फ़ोन करके कमर्शियल बैंक्स को बोलता है तो वो उनको कहेगा डिस्करेज, मतलब लोगों को बैंक लोन मत दो ताकि उनके हाथ में पैसा ना आए और वो शॉपिंग ना करें, ठीक है। और क्रेडिट राशन करेंगे, मतलब जो आज अगर हमारा टारगेट है कि हमने 10 लाख लोन में देना है, तो हम उसको बहुत राशन करके सबको 1-1 लाख, 2-2 लाख ऐसे करके देंगे, ठीक है। और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए सबका उल्टा हो जाएगा। गवर्नमेंट, क्यों, डेफिसिट का क्या मतलब है कि योर डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सो समवेयर सॉल्यूशन इज टू बूस्ट एग्रीगेट डिमांड। कैसे, आप रटो मत, एग्रीगेट डिमांड इज C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जस्ट उससे उल्टा टैक्सेस कम हो जाएंगे, राइट, वही दे रखा है। और अगर आप बैंक रेट, सब ऑपोजिट चला जाएगा ये, राइट। और OMO के अंदर परचेज होगा। परचेज का क्या मतलब होता है कि आरबीआई जो उसने लोगों को बॉन्ड पेपर्स दे रखे थे वो वापस ले लेगी और लोगों के जितने जितने पैसे बनते हैं वो उनको दे देगी। तो जब वो पैसा देगी तो लोगों के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, या इन शॉर्ट मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा। रिजर्व रेशियो डिक्रीज होगी, सो दैट बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा, मतलब बैंक्स कम अपने पास गैप रखेगा पैसों का। मॉरल सिचुएशन के अंदर वो इंकरेज करेंगे बैंक्स को, कौन, आरबीआई, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग करो। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में ये तो नहीं बोलेंगे कि बहुत बांटो, वो ये कहेंगे कि जो हम क्रेडिट राशन, जो मतलब हम बहुत सोच समझ के लोगों को लोन दे रहे थे, उस स्कीम को विड्रॉ कर दो। विड्रॉ मतलब अब आप अपनी मर्जी से जितना अबंडेंटली बांटना चाहते हो एज पर योर ओन डिस्क्रिशन वो बांट सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। यहाँ पे इतनी सी एक बात रख लेना कि डियर मनी जो पॉलिसी होती है, डियर और दूसरा होता है चीप, ठीक है। चीप मतलब लो इंटरेस्ट रेट होता है, और जो डियर मनी होती है वो हाई इंटरेस्ट रेट की मनी होती है। तो डियर मनी को हम थोड़ी कॉस्टली मनी कहते हैं, मतलब वो जो हमें मनी मिल रही है वो बहुत ही महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिल रखी है, राइट। सो दैट्स ऑल, इस वाले चैप्टर में इतना ही था। एक इन्फ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप ज़रूर डायग्राम प्रैक्टिस करके उसे प्रिपेयर करो, एंड इफ देयर इज एनी अदर डाउट और एनी अदर कंसेप्ट दैट यू वांट मी टू क्लैरिफाई, जस्ट कमेंट, just give your comment on that, ठीक है। थैंक यू सो मच।